स्वागत नहीं करोगे हमारा। मैं अंकेश सिंह, आपका बिहार केजीएफ। आज है पूरे जोश के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि कहते हैं ना विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल जननी है भारत के भूगोल का, और भारत के भूगोल का जननी जो है वो बिहार। तभी आप समझ पाइएगा जब भारत को समझिएगा। आज चुनिंदे प्रश्न सभी विश्व के भूगोल पर आधारित है, और आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पृथ्वी घूम रही है, इसी तरह से आज ज्ञान का बरसात होगा, ज्ञान का बौछार होगा। और आज हम लोग विश्व के भूगोल के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कैसा लगा क्लास, अंत तक जरूर बताइएगा। कोई भी आज नहीं कहीं जाएगा क्लास छोड़ करके, क्योंकि आज का क्लास एनसीईआरटी क्लास 6, 7 और 11 पर आधारित है। यानी कि क्लास 6, 7 और 11 एनसीईआरटी पर आधारित सारे प्रश्न, सारे आंकड़े आपके हैं। तो कोई भी कहीं नहीं जाएगा। एकदम सशक्त क्लास होने वाला है, मजेदार क्लास होने वाला है। बने रहिए द ऑफिसर्स अड्डा के साथ। मैं अंकेश सिंह। चलिए तो शुरू करते हैं। कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आज का जो पहला प्रश्न है आटाकामा के संबंध में है। आटाकामा के संबंध में है। जल्दी से बताइए कि आटाकामा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? यह दक्षिण अमेरिका का एक रेगिस्तान है। यह दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। यह दक्षिणी चिली में स्थित है। इसमें नाइट्रेट के समृद्ध भंडार हैं। कौन सा संबंध जो है, कथन जो है वो सही नहीं है? जल्दी से बताना है। बिल्कुल बिल्कुल आपके लेवल का है। महिम मौर्य आपके लेवल का है। तो याद रखना है, आटाकामा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह दक्षिण अमेरिका का एक रेगिस्तान है, बिल्कुल सही कथन है। यह दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, बिल्कुल सही है। यह दक्षिणी चिली में स्थित है, यह गलत स्थान है। ये इसमें नाइट्रेट में समृद्ध भंडार है, बिल्कुल सही कथन है। तो ये कहां पर स्थित है? ये उत्तरी चिली में स्थित है। उत्तरी चिली में, नॉर्थ चाइल में, याद रखना है। नॉर्थ चिली देश में ये स्थित है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि ये है आपका, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, साथी सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा। ये है आपका दक्षिण अमेरिका। ये है आपका, याद रखना है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। ये आपका दक्षिण अमेरिका है, ठीक है ना? ये आपका दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में ये एंडीज पर्वत है। ये आपका एंडीज पर्वत है। सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका एंडीज पर्वत है। और एंडीज पर्वत के अगर मैं बात करूं, विश्व की सबसे लंबी श्रेणी एंडीज माउंटेन है। और एंडीज माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी है, एंडीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अकोनकागुआ। याद रखना है, अकोनकागुआ नाम है सबसे ऊंची चोटी एंडीज की। और याद रखना है, यही है आपका एक लंबा सा देश जिसका नाम है उत्तर से दक्षिण विश्व की सबसे लंबी देश है। याद रखना है, चिली विश्व की सबसे लंबी देश है, उत्तर से दक्षिण। और इसी के उत्तरी चिली में स्थित है विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल, याद रखना है, आटाकामा मरुस्थल। तो उत्तरी चिली में विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। चलिए, अब थोड़ा सा समय आ गया है रिवीजन करने का समय आ गया है। और बहुत सारे लोग अंकेश सर के रैपिड फायर को मिस कर रहे थे, तो अब अंकेश सर जो है रैपिड फायर शुरू करने वाले, यानी कि मैं आपसे 10 प्रश्न करूंगा और ये 10 प्रश्नों का जवाब आपको शानदार तरीके से देना है। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको बहुत सारे नए आंकड़े भी समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाथों पर उठा लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? जल्दी से बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो इसका सही आंसर है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। सभी लोगों को आंसर देना जरूरी है, सभी लोगों को आंसर देना जरूरी है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है? जल्दी से देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा,
सहारा मरुस्थल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? सहारा मरुस्थल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? सहारा मरुस्थल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखना है। सहारा मरुस्थल 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका के कितने देशों में फैला हुआ है? कौन इसका जवाब देगा? कौन इस चौथे प्रश्न का जवाब देगा? सहारा मरुस्थल कितने देशों में अफ्रीका में फैला हुआ है? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा 11 देश। 11 देश सहारा मरुस्थल अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहावे मरुस्थल किस महाद्वीप पर स्थित है? मोहावे मरुस्थल किस महाद्वीप पर स्थित है? सभी लोगों को जवाब देना है, सभी लोगों को जवाब देना। अगर आप चाहते हैं आपके सपने पूरे हो, अगर आप चाहते हैं आपका जो है मां बाप का नाम रोशन हो, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन पे आपको जवाब देना होगा। तो याद रखना है कि मोहावे मरुस्थल तो किसी का भी अभी तक जवाब नहीं आया, और ये कहीं ना कहीं मुझे दुर्भाग्य लगता है कि बहुत सारे लोगों में से किसी का भी जवाब अभी तक नहीं आया। तो इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मोहावे मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी डेजर्ट किस महाद्वीप पर स्थित है? किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइएगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइएगा। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया देश में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। जल्दी से बताइएगा कौन मेरे साथी जो है इसका जवाब देंगे, कौन साथी जो है इसका जवाब देंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो कि चीन और मंगोलिया में स्थित है, चीन और मंगोलिया में। और 10वां प्रश्न है रैपिड फायर का, और अंतिम प्रश्न है कि दक्षिण मध्य एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दक्षिण मध्य एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? कौन जवाब देगा इसका? जल्दी से कमेंट सेक्शन पे मुझे चाहिए जवाब, कमेंट सेक्शन पर मुझे चाहिए जवाब। दक्षिण मध्य एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो जल्दी से साथियों बताइए कितने लोगों का सही जवाब आया? कितने लोगों का 10 में 10 सही जवाब आया? प्लीज एक और कमेंट सेक्शन पे बोल दीजिए कि सर मेरा 10 में 8 आया, मेरा 10 में 7 आया, मेरा 10 में 4 आया, 6 आया। और जितने भी लोगों का अगर गलत हुआ है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसको सीखिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए अंकित सर के क्लास में। ज्योग्राफी में आपको रग रग में ज्योग्राफी दौड़ा देंगे, ये वादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है, यानी कि करेक्टली मैच। और आप देखे होंगे कि पीआरटी हो या बिहार दरोगा हो या फिर आने वाले बिहार के जितने भी परीक्षाएं हैं, उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। सुमेलित कौन है, सुमेलित कौन नहीं है, यानी कि व्याख्यांश वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस बार बिहार दरोगा में पसीना छोड़ा दिया, वन लाइनर ना पूछ करके इसी तरह से सुमेलित वगैरह पूछा है। तो इसी तरह से आज आप लोग को प्रैक्टिस में करवा रहा हूं ताकि आगे की तैयारी सुदृढ़ हो सके। तो पेरी उत्तर अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, वेल्स ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या है? क्या पेरी उत्तर अमेरिका में है? हाँ बिल्कुल। क्या पंपास दक्षिण अमेरिका में है? हाँ बिल्कुल। क्या स्टेप्स यूरोप में है? बिल्कुल। क्या वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है? नहीं, वेल्स अफ्रीका में है, वेल्स अफ्रीका में है। याद रखना है वेल्स जो है अफ्रीका में है। तो जो सुमेलित नहीं है वो क्या हो जाएगा? आंसर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूं कि घास का मैदान, घास का जो मैदान है, घास का मैदान, ये आपके दो भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला भाग है शीतोष्ण घास का मैदान, शीतोष्ण घास मैदान, जिसे हम लोग मध्य अक्षांशीय भी कहते हैं, मध्य अक्षांशीय भी कहते हैं। याद रखना है, मध्य अक्षांशीय या टेम्परेट ग्रासलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि दूसरा प्रकार है उष्ण कटिबंध, याद रखना है
उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल है, याद रखना है, यानी कि ट्रॉपिकल है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो आपके कर्क और मकर के बीच में पाए जाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं देखूं तो शीतोष्ण में आ जाएगा आपका पेरी, पेरी आ जाएगा जो आपका उत्तरी अमेरिका में है, यूएसए में है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका यानी कि यूएसए में है, यूएसए में है। अगर पंपास का मैं बात करूं, पंपास का, तो ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना याद रखना है, अर्जेंटीना में है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। अगर मैं स्टेपीज की बात करूं, अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, स्टेप्स की बात करी तो यूरेशिया में है, यूरोप और एशिया, यूरेशिया में पड़ता है। कैंटरबरी का मैं बात करूं, कैंटरबरी, कैंटरबरी का अगर मैं बात करूं तो याद रखना है न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में पड़ता है कैंटरबरी। अगर मैं डाउन्स का बात करूं, डाउन्स याद रखना है, अगर साथियों मैं डाउन्स घास का मैदान का बात करूं, डाउन्स का, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। जी हां, तो डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड कहां पड़ता है, तो वेल्ड जो है अफ्रीका में आता है, वेल्ड जो है अफ्रीका में आता है। पुस्ताज याद रखना है, पुस्ताज जो है, पुस्ताज कहां है, हंगरी में है, याद रखना है, हंगरी में है, याद रखना है। तो ये सारे कुछ आपके आंकड़े हैं। अगर उष्ण कटिबंध में आएंगे तो शेलवास आ जाएगा, सेलवास, सेलवास आ जाएगा, सवाना आ जाएगा, सवाना, सवाना, आपका लानोस आ जाएगा, लानोस, थैनोस का भाई लैनोस हो गया। उसके अलावा आपका आ जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ग्रान चाको आ जाएगा, ग्रान चाको, ग्रान चाको, माटो ग्रासो, माटो ग्रासो याद रखना है, माटो ग्रासो। ये सारे आपके उष्ण कटिबंध घास के मैदान होते हैं। तो याद रखना है कि अर्जेंटीना में, जल्दी से बताइएगा साथियों, एक खास प्रकार की घास की मैदान पाई जाती है। उस घास को क्या कहते हैं? कौन धुरंधर है जो इसका सही जवाब देगा? कौन धुरंधर है जो इसका सही जवाब देगा? अर्जेंटीना में एक खास प्रकार का घास पाया जाता है जिसे बैल, भैंस, गाय, गधा खा करके सांड बन जाता है, यानी कि इतना प्रोटीन में हाई होता है। जल्दी से बताओ उस घास का नाम क्या है? जल्दी से बताओ उस घास का नाम क्या है? तो उस घास का नाम है अल्फा अल्फा, याद रखना है, अल्फा अल्फा। वो विश्व प्रसिद्ध घास है जो आपके प्रोटीन पाउडर में मिलाए जाते हैं और इसे खा करके पतले दुबले मोटे और तंदुरुस्त हो जाते हैं। याद रखना है, पतले दुबले इसे खा करके मोटे और तंदुरुस्त हो जाते हैं। अर्जेंटीना एक मीट और एक मांस का उद्योग करता देश है जहां अल्फा अल्फा घास खिला करके जानवरों को मोटा और सशक्त बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों को सही अवरोही क्रम बताना है। सही अवरोही, तो आपको इस प्रकार के वर्तमान में जितने भी परीक्षाएं हो रहे हैं इस प्रकार के सवाल मिलेंगे। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसा आप जानते हैं कि ये भारत है, भारत है और ये बिहार है। भारत और बिहार, जब भी हम लोग भारत का एग्जाम दे रहे हैं और बिहार का, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर बिहार का क्षेत्रफल का मैं बात करूं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल भूमि भाग का 2.42% है, वहीं भारत के कुल भूमि भाग का 2.86% है। अगर मैं बात करूं तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, याद रखना है। और भारत का, याद रखना है, भारत का, भारत का 12वां बड़ा राज्य है, भारत का 12वां बड़ा राज्य है, 12वां बड़ा राज्य है बिहार। तो याद रखना है, तो ठीक है ना सर? गोभी ठंडा है ना और गर्म अभी मरुस्थल है ना? देखो, गोवी मरुस्थल जो है मंगोलिया का वो भाग में आता है जहां आपके साइबेरियन विंड चलते हैं, और ऐसे अवस्था में आप उसको एक गर्म मरुस्थल और ठंड मरुस्थल के रूप में देखते हैं क्योंकि वहां सीजनल वैल्यूअल चेंजेस देखने को मिलता है। तो विश्व का 7वां और बड़ा, तो यहां जो सही क्रम होंगे, सही क्रम होंगे वो हो जाएगा सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यानी कि सी आपका सही उत्तर है। आप बोलोगे सर कैसे? तो सबसे बड़ा ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत और फिर आपका अर्जेंटीना, यानी कि जो बड़ा से छोटा आपके ऐसे गया है, बड़ा से छोटा ऐसे गया है।
तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, तो ये आपका एक सही क्रम है। साथियों, अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आप लोगों को क्लासेस अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, एक बार लाइक का बटन दबाते हुए मुझे बता दीजिए, यस सर क्लास अच्छा लग रहा है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिम सहारा, लीबिया, सूडान, मिस्र, सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, अंगोला। तो ये सारे देश हैं। आपको मैं बता देता हूं कि अफ्रीका में कुल कितने देश हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अफ्रीका में, जल्दी से प्लीज यहां ध्यान देना है, प्लीज यहां अवरोही। अवरोही का मतलब हमेशा बड़ा से छोटा और छोटा से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा और छोटा से बड़ा दोनों में हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना? तो याद रखना है, ये आपका अफ्रीका है। ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका, ठीक है ना? अफ्रीका है। और ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग को हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंग कहते हैं, अफ्रीका का सिंग। इसमें कितने देश आते हैं? तो इसमें आते हैं 4 देश, SEED, 4 देश आते हैं। एक देश का नाम है सोमालिया, एक देश का नाम है एरिट्रिया, एरिट्रिया, एक का नाम है इथोपिया, इथोपिया, और एक देश का नाम है डिजिबूटी, जिबूटी, जिबूटी। तो याद रखना है, सीड इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, तो 4 देश आते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीड। सीड है, याद रखना है, सीड है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। बिहार का हॉर्न किसे कहा जाता है? बिहार का हॉर्न, बिहार का हॉर्न किसे कहा जाता है? बिहार का सिंह तो सोमेश्वर को कहा जाता है, सोमेश्वर को, सोमेश्वर को कहते हैं, सोमेश्वर को कहते हैं, याद रखना है सोमेश्वर। और ये कहां पर स्थित है? पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, याद रखना है पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी और एक एरिट्रिया भी होता है, तो 4 आता है। तो सी आपका सही उत्तर है। अफ्रीका का मानचित्र बन ही गया है, तो क्यों ना अफ्रीका के सारे महत्वपूर्ण विषयों का चर्चा कर ले। अफ्रीका का मानचित्र बन ही गया है, तो अफ्रीका इकलौता वो महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। यानी कि इकलौता महाद्वीप है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, विषुवत रेखा और मकर रेखा, मकर, याद रखना है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। अफ्रीका इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां से ना केवल ये 3 मुख्य अक्षांश, प्रधान देशांतर भी गुजरता है, यानी कि 0 डिग्री प्रधान देशांतर, प्राइम मरेडियन, प्राइम मरेडियन, प्रशांत प्रधान देशांतर यानी कि प्राइम मरेडियन भी यहां से गुजरता है, याद रखना है। अफ्रीका वो महाद्वीप है जिसे हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि डार्क कॉन्टिनेंट से जाना जाने वाला कौन सा देश है, तो अफ्रीका है। विश्व में सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन है? तो 54 देशों के साथ, 54 देशों के साथ विश्व का सबसे ज्यादा देश वाला महाद्वीप और कोई नहीं, अफ्रीका है। विषुवत को 2 बार काटने वाली नदी इसी महाद्वीप पर है, जिसका नाम है कोंगो नदी। कोंगो नदी विषुवत को 2 बार काटती है, याद रखना है। विषुवत को, विषुवत को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, याद रखना है, काटती है, 2 बार काटती है। दूसरा, पहला पॉइंट, दूसरा, विश्व की सबसे गहरी नदी,
विश्व की सबसे गहरी नदी, विश्व की सबसे गहरी नदी, याद रखना है, विश्व की सबसे गहरी नदी, ये भी कॉन्गो है जिसकी गहराई है 220 मीटर। अब मकर रेखा को दो बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, याद रखना है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, मकर रेखा को, मकर रेखा को दो बार काटती है। ये कहां से, याद रखना है। मैं एक बात और मैं बता देता हूं, विश्व का दूसरा सबसे घना जंगल, विश्व का दूसरा सबसे घना जंगल यही है जिसे हम लोग कॉन्गो का जंगल कहते हैं, कॉन्गो जंगल कहते हैं। अगर मैं बात करूं एबोला, अगर मैं बात करूं एड्स, अगर मैं बात करूं HIV, अगर मैं बात करूं, याद रखना है, मंकी वायरस, अगर मैं बात करूं येलो फीवर, अगर मैं बात करूं तमाम उन बीमारियों का जो विश्व में अनक्योरेबल हैं, वो सारे बीमारियों का जन्म जो है यही कॉन्गो का जंगल है, यही कॉन्गो का जंगल है जहां से सबसे पहले इबोला वायरस निकला था, आज तक नॉन क्यूरेबल है। यहीं से एड्स निकला था, HIV वायरस निकला था जो आज तक नॉन क्यूरेबल है। यहीं से आपके येलो वायरस निकला था, मंकी वायरस निकला था जो आज तक इनक्योरेबल है। तो दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारियों का अगर कह सकते हैं कि जन्मदाता कौन है, तो यही कॉन्गो का जंगल है, अमेज़न के जंगल के बाद दूसरा सबसे घना जंगल। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये वो अफ्रीका है जहां से विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है। इस नदी का नाम है नील नदी, विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लंबाई है 6650 किलोमीटर, इसी अफ्रीका से बहती है। विश्व की तीसरी सबसे गहरी, विश्व की तीसरी सबसे गहरी, विश्व की तीसरे सबसे बड़ी, याद रखना है, फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक जो है विश्व का, वो है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक, याद रखना है, विक्टोरिया लेक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अफ्रीका में ही स्थित है। याद रखना है, विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया लेक से सबसे महत्वपूर्ण देश जो सीमा साझा करता है वो है युगांडा, युगांडा देश जो है वो विक्टोरिया झील से सीमा बनाता है। तंजानिया देश जो है विक्टोरिया झील से सीमा बनाती है, और तंजानिया में ही है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जिसकी चोटियों पर बर्फ जमा हुआ होता है, वो आपके अफ्रीका में। तो ऐसी रोचक तत्वों के लिए अंकेश सर के क्लास को जरूर फॉलो करिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मजेदार फैक्ट्स जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो बिल्कुल आपको मैं पढ़ाऊंगा, याद रखना है, ठीक है ना। एक जो खास बात है इतिहास का जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। ये है मडागास्कर, ये है मडागास्कर, ये वाला जो भाग है आप जो देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है ये मेडागास्कर है, और ये वाला भाग जो है ये अफ्रीका है, ये वाला भाग जो है अफ्रीका है, और इसकी जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहते हैं, केप ऑफ, जैसे केप कोमोरिन भारत का है ना, केप ऑफ गुड होप। और याद रखना है, बार्थोलोमियो डायस हो या वास्को डगामा हो, इसी रास्ते से भारत की खोज किए थे, याद रखना है, बार्थोलोमियो डायस, याद रखना है 1487-88, 1487-88 में बार्थोलोमियो डायस पहला व्यक्ति बना जो केप ऑफ गुड होप की खोज की। और याद रखना है कि इसी रास्ते से होते हुए वास्को डगामा 1498 में 20 मई को भारत का खोज किए थे, यानी कि कैलिकट का खोज किए थे। तो यही वो रास्ता था केप ऑफ गुड होप, जिसे केप अगुलहास भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि केप ऑफ गुड होप को केप और क्या कहते हैं, तो केप ऑफ गुड होप को केप अगुलहास भी कहते हैं, जैसे केप कोमोरिन को कन्याकुमारी भी कहते हैं, कुमारी नेस भी कहते हैं, उसी तरह से केप ऑफ गुड होप को केप ऑफ
अगुलहास भी कहते हैं। बार्थोलोमियो डायस ने 1487-88 में इसकी खोज की थी और यही वास्को ड गामा इसी रास्ते से मोजाम्बिक चैनल से होते हुए भारत के कैलिकट गए थे, याद रखना। तो ये छोटे छोटे आंकड़े हैं, आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं टीआरई का टेस्ट देना, यानी कि आप पढ़ चुके हैं और अब आप अपना आत्म अध्ययन करना चाहते हैं, आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी किस ओर जारी है, अगर आप आंकलन करना चाहते हैं तो आपके लिए यहां टेस्ट उपलब्ध है। अगर मैं बात करूं बिहार दरोगा का मेंस आने वाला है, पीटी हो चुका है, मेंस आने वाला है, उसके लिए फुल सीबीटी मोड टेस्ट लॉन्च कर दिया गया है। एईडीओ का अप्रैल में एग्जाम है जिसके लिए 45 टेस्ट जो है सीबीटी मोड में द ऑफिसर्स अड्डा दे रहा है, और डीएलएड का प्रवेश परीक्षा के लिए 2026 के लिए सीबीटी मोड में टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट उपलब्ध हैं, और यही नहीं, इसके अलावा हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के टेस्ट, इसके अलावा शिक्षक भर्ती के 6 to 8, 9, 10 और पीआरटी के टेस्ट भी हमारे यहां उपलब्ध हैं। देर मत कीजिए, ऑफिसर्स अड्डा के एप्लीकेशन पर आइए। इसी जुनून और इसी मेहनत से पढ़ाता हुआ दिखेगा ये बंदा, इसका नाम है अंकेश सिंह, जो कहता है गर्व से 36 आएंगे, 36 जाएंगे, लेकिन रिजल्ट तो भैया ऑफिसर्स अड्डा वाले ही दिलाएंगे, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38वां समानांतर रेखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 38वां समानांतर रेखा किस देश को विभाजित करती है? पोलैंड, जर्मनी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर है क्या? तो मैं आप लोगों को बस एक ही बात कहूंगा, इस जवाब को देते देते मैं एक ही सवाल आपसे पूछूंगा कि मंजरे वो क्या जो महफिलों में जमा हो जाए, मंजरे वो क्या जो महफिलों में जमा हो जाए, आदत ही वो क्या जो पढ़ने में रुकावट बन जाए। पढ़ाना है तो दिल से पढ़ान और पढ़ना यारो, दिल पढ़ाना है तो दिल से पढ़ाना और पढ़ना मेरे यारो, वो पढ़ाई ही क्या जो अंत में कामयाबी का एक मजहर ना बन जाए। तो याद रखना है, इतना सशक्त पढ़ाई करना है कि रिजल्ट को अपने कदमों तक झुकाना है, रिजल्ट को अपने कदमों तक झुकाना है। एकदम तैयार हो तुम लोग? क्या पढ़े कुछ नहीं समझ आ रहा है सर? जीएस के लिए हम हैं ना, हम हैं तो काहे लोड ले रहे हो? जब हम हैं तो काहे लोड ले रहे हो? ज्योग्राफी लोड मत लो, सारा क्लास करवा देंगे, सारा क्लास पेड में करवा देंगे, बचा कुछ अभ्यास यूट्यूब पे करवा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी में अगर आपको पीजीटी देना है, ज्योग्राफी में अगर आपको टीजीटी देना है, ज्योग्राफी में आपको कुछ भी देना है एग्जाम, फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच है 499 रुपए का, सस्ता में 1299 के कोर्स को 499 में कर दिया हूं। एप्लीकेशन पर ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच मैंने लॉन्च किया है, ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच। अगर आपका थोड़ा सा भी ज्योग्राफी कमजोर है और आप चाहते हैं कि जीएस हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या कोई भी विषय हो, ज्योग्राफी में मेरा शानदार रिजल्ट आए, ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच 1299 का कोर्स को हम 499 कर दिए हैं, क्योंकि अंकेश सर का वादा पढ़ाई में पैसा नहीं बनने देंगे बाधा। और सच में बता रहा हूं, अगर मैं अंबानी और बिरला और टाटा के घर से अगर मैं बिलोंग करता और मैं अगर सशक्त परिवार से बिलोंग करता, इतना अमीर होता, तो मैं वादा करता हूं कि मैं ये भी नहीं लेता, फ्री में पढ़ाता। लेकिन हमारी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारे से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे परिवार, उनके बच्चे, उनके स्कूल फीस सब अंकेश सर से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे हमारे टीम में मेंबर हैं जिनके घर में शाम का सब्जी अंकेश सर के कारण आता है, तो बिल्कुल उसके कारण मैं आपको ये फीस रखा हूं। नहीं तो मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर मैं सशक्त रहता तो मैं ये भी फीस नहीं लेता। लेकिन ये सुनहरा अवसर है, 1299 का कोर्स में 499। ज्योग्राफी में कोई भी दिक्कत हो, आप जाकर के ये कोर्स ले लो, पूरा डिटेल, बिहार का भूगोल पढ़ाएंगे, विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे, और आपके याद रखना है किसके भूगोल पढ़ाएंगे, तो भारत का भूगोल पढ़ाएंगे। तो याद रखना है ज्योग्राफी फाउंडेशन में आपको ले लेना है। 38वां समानांतर रेखा याद रखना है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। जर्मन आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, याद रखना है, डुरंड लाइन है, डुरंड डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा। भारत और चीन के बीच में एलएसी है, एलएसी, और आपके मैकमोहन है,
मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है, तो याद रखना है। गैट आप क्या याद रखना है। तो बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन। सब कहने की बात है सर, अभी तक अंकेश सिंह को नहीं जानते हो। अगर अंकेश सिंह ने बोल दिया समझो पत्थर की लकीर है। थोड़ा लाइक वाइक दिल दो यार, थोड़ा सा कमेंट में, मुझे सादा सादा अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज थोड़ा सा दिल से भर दो कमेंट सेक्शन को, लाइक वाइक बटन दबा दो, मुझे अच्छा लगेगा जब तक मैं चाय पी रहा हूं। जानते हो कल क्या हुआ तुम लोग को, तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, मेरे स्टूडेंट हो, तुम लोग को एक कहानी मैं बता दे रहा हूँ। सरोज सिंह बहुत दिन बाद दिखे, चलिए कोई बात नहीं, बदल दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो हुआ क्या कि मैं कल एक गाना गाना गो थ्रू कर रहा था, ठीक है ना, मैं गाना सुन रहा था, तो अचानक से एक गाना मेरे कानों तक पहुंचा। मैं अभी नहीं बताऊंगा वो कौन सा गाना है। तो मुझे एक अपना क्लास याद आ गया भूगोल में, आज से कुछ साल पहले, मतलब बहुत साल पहले मैं भूगोल का क्लास ले रहा था दिल्ली में। और मैं वहां पढ़ा रहा था कि अमरी वृक्ष करके, याद रखना, अमर वृक्ष करके एक पेड़ है जो अमरकंटक की पहाड़ियों पर पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अमरकंटक के पहाड़ियों पर एक अमरी वृक्ष है, अमरी वृक्ष या अमर रूपी वृक्ष कहते हैं उसे, जो मैकाल श्रेणी में ही केवल पाया जाता है। जिनका घर मध्य प्रदेश में है वो जानते होंगे कि अमर वृक्ष क्या है। तो वहां का बहुत ही प्रसिद्ध है, जनजाति उसके पूजा करते हैं, उसे अपना जो है टोटेम मानते हैं। तो अमर रूपी वृक्ष से जो है आपका वर्षा का पानी जो अमरकंटक पर गिरता है, वो अमरकंटक से होते हुए दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक चला जाता है नर्मदा, एक जाता है सोन। तो सोन वाले रास्ते में, सोन नदी के रास्ते में एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है अमर वृक्ष। और अमर वृक्ष से होते हुए जब ये पानी रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है, तो बिहार में रोहतास से बक्सर होते हुए जैसे ही भोजपुर में प्रवेश करती है, भोजपुर के लोग इसमें खूब नहाते हैं। यहां भोजपुर में बहुत सारे बालू पाए जाते हैं जो आपके ढलाई के इस्तेमाल होता है। सोन का बालू बहुत प्रसिद्ध बालू है। तो वहां भोजपुर के लोग इस पानी में बहुत नहाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही उज्जैनी राजपूत थे, और उज्जैन से आए बसे राजपूत ही आप भोजपुर बसाए हैं। तो भोजपुर को पता था कि अमरकंटक से निकलने वाली ये सोन नदी अमर वृक्ष से होकर गुजरती है, वन से होकर गुजरती है, और इसके पानी में औषधीय गुण है। और इसी गुण के कारण वहां के जितने भी लोग हैं वो अपने त्वचा को रगड़ रगड़ के नहाते थे। तो मैंने ये पढ़ाया था। और कल परसों मैंने एक गाना सुना कि इहे बात सोन के पानी बिना रगड़ले ना मानी। तो यह बात सोन के पानी बिना रगड़ले ना मानी। और जैसे ही मैंने इन पंक्तियों को सुना, मैं समझ गया कि ये जो गायक है ये कहीं ना कहीं मेरा कभी ना कभी स्टूडेंट रहा होगा, क्योंकि इसी को मैंने अमर वृक्ष की कहानी बताया था। इसी को मैंने बताया था कि उज्जैन से आए राजपूत जो हैं, भोज राजा जो हैं, उन्हें भोजपुर बसाया था। और इसीलिए भोजपुर के जो लोग हैं वो अपने चेहरे पर सोन का पानी को रगड़ते हैं, और इसी से एक गाना बना दिया गया, ये बात सोन के पानी बिना रगड़ले ना मानी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप पढ़ाते हो और आपके स्टूडेंट बड़ा होकर के कोई साइंटिस्ट बनते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर बनते हैं, और कोई भोजपुरी गायक बनते हैं। और भोजपुरी गायक में याद रखना है कि वो किस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उनका अपना तरीका है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर देख रहे हैं, मतलब पता है गायक को कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, पर्णपाती वृक्षों में परिवर्तन हो रहा है, पर्णपाती वृक्ष जो हैं कमजोर हो रहे हैं, उनके सेलुलोस जो हैं वो सूख रहे हैं, सागवान का पलंग टूट रहा है। तो टूट गई राजा जी पलंग सागवान के। बहुत डीप बात है, बहुत डीप बात है। यानी कि राजा जी से कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन को रोकिए, नहीं तो वर्षा जो है वो पर्याप्त नहीं होगी। और वर्षा अगर पर्याप्त नहीं हुई तो पर्णपाती वन, जो भारत में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, उसका जो प्रमुख वृक्ष है सागवान, सगौन, उसके सेलुलोस सूखते जा रहे हैं, और यूं ही बना पलंग और सोफा टूटते जा रहा है। तो चाहे वो रगड़ले ना मानी हो या पलंग सागवान हो, these are all vertical questions that should be discussed.
on a global platform and these songs are just said like that. तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, ग्लोबल फोरम बनना चाहिए कि क्या कारण है कि पलंग टूट रहा है, क्या पर्णपाती वृक्षों में दोष है, क्या मॉनसून पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं दे रहा है, क्या मॉनसून की कमी के कारण पर्णपाती वृक्षों में भी कमजोरी हो रही है, क्या रासायनिक ढांचा बदल रहा है मॉनसूनी वन का, क्या डेसिडियस फॉरेस्ट पहले की तरह मजबूत और सख्त नहीं रहे। ये सारे ग्लोबल क्वेश्चंस हैं, ये सारे ग्लोबल क्वेश्चंस हैं। अंतर्देशीय समुद्र, सफेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर, जल्दी से बताइएगा अंतर्देशीय समुद्र कौन है? सफेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। याद रखना है कि कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा लावण्य झील है, लावण्य झील है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं रैपिड फायर के लिए? रैपिड फायर के लिए क्या आप लोग रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? एक बार थम्स अप दे दीजिए, एक बार थम्स अप दे दीजिए। क्या आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं वो विशेष 10 प्रश्न के लिए जो आपको आपके सामर्थ्य की पहचान करवाएगी, जो आपको सामर्थ्य की पहचान करवाएगी? आर यू रेडी फॉर दैट? प्लीज गिव मी अ हैंड और गिव मी अ रेड कलर। यस वी आर रेडी सर। 10 क्वेश्चन पूछिए, मैं 10 का 10 सही जवाब दूंगा। देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है रैपिड फायर का, सभी लोगों को जवाब देना है, सभी लोगों को जवाब देना है। सबसे पहला रैपिड फायर का सवाल यह है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील का नाम है सुपीरियर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिपेग झील किस देश का झील है? विनिपेग झील किस देश का झील है? विनिपेग झील किस देश का झील है? आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा का विनिपेग झील एक मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, विश्व का सबसे गहरा झील कौन है? विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है मीठे पानी का? विश्व का सबसे गहरा मीठे पानी का झील कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है, आयतन में सबसे बड़ा झील कौन है? आयतन में यानी कि वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। पांचवा सवाल है, बाई वॉल्यूम आयतन में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बैकाल झील। सबसे ऊंचाई पर, विश्व में सबसे ऊंचाई पर मीठे पानी का झील का नाम बताओ। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी का झील बताओ। आंसर हो जाएगा टीटीकाका झील। टीटीकाका झील, वेरी गुड, टीटीकाका झील एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अय्यर झील। अय्यर झील किस देश में स्थित है? अय्यर बहुत प्रसिद्ध है, आपको नहीं पता है लेकिन यह बहुत बार क्वेश्चन बिहार पुलिस और दरोगा में आया है। अय्यर झील किस देश में स्थित है? अय्यर झील, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। सफेद नील नदी किस झील से निकलती है? सफेद नील नदी किस झील से निकलती है? कौन बताएगा आप लोगों में से? सफेद नील नदी किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से। किससे? विक्टोरिया झील, अफ्रीका।
अगला क्वेश्चन है, नीली नील नदी, ब्लू नाइल रिवर कहां से निकलती है? किस देश से निकलती है? ब्लू नाइल रिवर, नीली नील नदी किस देश से निकलती है? कौन जवाब देगा इसका? नीली नील नदी यूथोपिया से निकलती है, यूथोपिया के टाना झील से, यूथोपिया के टाना झील से। वुलर झील जो कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, वो किस प्रकार का झील का उदाहरण है? वुलर झील जम्मू कश्मीर श्रीनगर का जो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, वो किस प्रकार के झील का उदाहरण है? कौन बताएगा आप लोगों में से? कौन है वो धुरंधर? कौन है वो धुरंधर? किस प्रकार के झील का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा टेक्टोनिक झील, विवर्तनिकी झील, विवर्तनिकी झील। वुलर झील जो कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत का, वो एक टेक्टोनिक झील है, विवर्तनिकी झील है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमकीन झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमकीन झील कौन सा है? लावण्य झील। आंसर हो जाएगा चिल्का झील, आंसर हो जाएगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का तैरता हुआ झील किसे कहते हैं? भारत का तैरता हुआ झील किसे कहते हैं? भारत का तैरता हुआ झील किसे कहते हैं? तो भारत का तैरता हुआ झील, याद रखिएगा, भारत का तैरता हुआ झील हम लोग लोकतक झील को कहते हैं। मणिपुर में फुमडिस के कारण जो झील तैरती हुई झील कहलाती है, उसे लोकतक झील, मणिपुर की झील कहते हैं। कितने लोगों का 10 में 10 सही हुआ, प्लीज एक बार बताइएगा। और कितने लोग आज कुछ नया सीखे, वो एक दिल दे जाइएगा, एक दिल दे दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आज आप कुछ नया सीखें। और कितने लोग का सारा सही हुआ, वो भी मुझे बता दीजिए। सोनू नहीं सुधरोगे? नहीं ना, 0/10 आदतवा नहीं सुधरेगा। कितने लोगों का सारा? सरोज 9, कौन सा गलत हो गया है वो भी बता दीजिएगा। रुद्र यादव, केबुल लमजौ नेशनल पार्क, वेरी गुड, वेरी गुड। रामा कुमार, नया सीखे आप। ममता सिंह, नया कुछ सीखे, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से हम लोग रैपिड फायर में रिवीजन भी करवाएंगे और बहुत सारे नए आंकड़े भी आपको देंगे। अगला क्वेश्चन है, अगुलहास धारा कहां प्रभावित होती है, प्रवाहित? हिंद महासागर, प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक? जल्दी से बताइएगा। और यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अगुलहास धारा कहां प्रवाहित होती है? हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक? कौन बताएगा इसका सही जवाब? तो याद रखना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको मैं बता देता हूं, महासागरीय धारा, महासागरीय धारा, जिसे हम लोग इंग्लिश में ओशन करंट भी कहते हैं, ओशन करंट, ओशन करंट। तो ओशन करंट्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं तापमान के आधार पर, गर्म और ठंडा, गर्म और ठंडा, जिसमें कुछ प्रमुख गर्म धाराएं हैं। गर्म धारा में जैसे हो जाएगा आपका गल्फ, गल्फ जलधारा, गल्फ जलधारा, इसे इंग्लिश में कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक में है। जैसे क्यूरोशियो, 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 ये जापानी धारा कहलाती है या काला धारा भी कहलाता है। जैसे आपका हो जाएगा, याद रखना है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, याद रखना है, फ्लोरिडा धारा, ये भी गर्म धारा है, फ्लोरिडा धारा, ये भी गर्म धारा है। तो ऐसे बहुत सारे धारे हैं, जैसे ब्राजील धारा, ब्राजील धारा, ये भी गर्म धारा है, ब्राजील से चलता है। अगर मैं ठंडी धारा का बात करूं, हम्बोल्ट धारा, याद रखना है, हम्बोल्ट, जिसे पेरुवियन धारा भी कहते हैं, ठंडी धारा। बैंगवेला, बैंगवेला, ठंडी धारा। कैनारी, कैनारी, ठंडी धारा। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, फोर्निया, याद रखना है, फोर्निया, ठंडी धारा। अगर मैं बात करूं ओयाशियो, ओयाशियो, ठंडी धारा। अगर मैं बात करूं, याद रखना है आपका फॉकलैंड, फॉकलैंड, मेन मैं बता रहा हूं फॉकलैंड। वैसी अगुलहास,
अगुल हास गर्म धारा, फॉकलैंड ठंडी धारा, अगुलहास हिंद महासागर में एक गर्म धारा है, अगुलहास हिंद महासागर में चलने वाली गर्म धारा है। ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि अगुलहास केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोमियो डायस 1487-88 पहला व्यक्ति केप ऑफ गुड होप की खोज करता। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल लैब्राडोर ठंडा, लैब्राडोर ठंडा। अच्छा एक बात बताओ, सारागासो सागर कहां पाया जाता है? सारागासो घास सागर जल्दी से बताओ किस सागर में पाया जाता है? सारागासो घास किस जगह पाया जाता है? कौन बताएगा मुझे? सारागासो घास, ये बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। सारागासो घास उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो याद रखना है सर, ये धारा दिमाग खराब कर देता है। सुभाष स्मार्ट, मैं आपको लिख करके दे देता हूं, अंकेश सर से एक बार ज्योग्राफी पेड में पढ़ो। अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट माथा दर्द बन गया, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरे छात्रों को रटा जाता है महासागर ये धारा, जो मुझसे पेड में पढ़े वो मुझे जानते होंगे। तो याद रखना है, बिल्कुल धारा का बहुत सारा ट्रिक है, मैं बताता हूं पेड में। जुगाली करने वाले गायों की आंत में गैस जो उत्पन्न होते हैं वो एक ग्रीन हाउस गैस होते हैं। बताइए वो गैस कौन सा है? जुगाली करने वाले गाय, जुगाली करने वाला, तो याद रखना है जुगाली करने वाला, जुगाली का मतलब होता है जो ऐसे करता है तो ऐसे जो दिन भर भैंस गाय मुंह चलाते रहते हैं ना, उसको कहते हैं जुगाली। तो जुगाली करने वाले गायों की आंतों में, इंटेस्टाइन में कौन सा गैस पाया जाता है? क्या वो नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही आंसर है मीथेन। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ओजोन अच्छा गैस है या खराब गैस है? ओजोन अच्छा गैस है या खराब गैस है? कौन मुझे बताएगा? कौन मुझे बताएगा ओजोन अच्छा गैस है या खराब गैस है? ओजोन अच्छा गैस है या खराब गैस है, कौन बताएगा? तो ओजोन जो है गुड भी है, ओजोन बैड भी है। अगर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन याद रखना है, ट्रोपोस्फेरिक अगर ओजोन है तो ये बैड है, यानी कि क्षोभमंडलीय ओजोन, क्षोभमंडलीय ओजोन जो है ये बैड होता है। क्यों? क्योंकि फॉग के साथ स्मॉग मिलता है, फॉग के साथ स्मोक जब मिलता है तो ये स्मॉग बनाता है, और ये जो ओजोन है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और फोटोकेमिकल रिएक्शन के कारण फेफड़े में तकलीफ होता है इंसानों और जानवरों के। तो याद रखना है क्षोभ मंडलीय ओजोन खराब होता है, लेकिन समताप मंडलीय याद रखना है, समताप मंडलीय ओजोन जो है ये अच्छा होता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है, फेरिक ओजोन जो है ये अच्छा होता है, ये यूवी रेस से बचाता है, यूवी रेस पाराबैंगनी किरणों से बचाता है, याद रखना है। तो ओजोन जो आपका ट्रोपोस्फेयर में है ये एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। फिर H2O ग्रीन हाउस गैस है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, NO2 ग्रीन हाउस गैस है, याद रखना है CH4 ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सारे ग्रीन हाउस गैस है, इनका काम है कि दिन के गर्माहट को सोखना, रात में छोड़ना, दिन भी गर्म रात भी गर्म, गर्मा गर्म, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन। पढ़ाते समय कितना भी सवाल कर दोगे बाबू मैं नहीं बताऊंगा, कारण क्या है? मेरा फ्लो टूट जाता है, मेरा फ्लो टूट जाता है पढ़ाते समय, प्लीज मुझे मत डिस्टर्ब किया कीजिए। उर्मिला 8 में 8 नहीं, 8 में तुमको 100 आएगा, 100 बिल्कुल आएगा। उर्मिला 8 में 8 नहीं, 8 में ठाठ आएगा। यही चाह रहे थे बार बार कॉपी पेस्ट करके।
मेरा फ्लो मत तोड़ा करो, मैं बहुत मेहनत से अपने छात्रों को पढ़ाता हूं। प्लीज, जो भी प्रॉब्लम है यहां मैं नंबर दे दिया हूं, जो पूछना है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछो ना जी। जी हां, शिक्षक संकल्प बैच लॉन्च कर दिया गया है। शिक्षक संकल्प बैच लॉन्च कर दिया गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, जो मैं स्पेशल अपने तरफ से ऑफर दे रहा हूं, कि जो भी छात्र शिक्षक संकल्प बैच लेंगे उनको 699 का प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा। प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा, याद रखना है, प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा। और ये प्रैक्टिस बैच जो है मैं लॉन्च करूंगा नोटिफिकेशन के दिन। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन मैं लॉन्च करूंगा। इसका कीमत 699 है। जो भी शिक्षक संकल्प बैच लेंगे उनको ये बैच फ्री में मिलेगा, जो नहीं लेंगे उनको 699 देना पड़ेगा, तब जाकर के बैच मिलेगा। तो याद रखना है, शिक्षक संकल्प बैच शिक्षक भर्ती का वो बैच जो आपको रिजल्ट दिलवाएगा। अगर आपका सपना है इस बार शिक्षक बनना, अगर आपका सपना है इस बार जो है एक सरकारी स्कूल में सरकारी नौकरी करना, तो शिक्षक संकल्प बैच जरूर लेना। एक एक सिलेबस कंप्लीट है, एक एक सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों बैचेस मिलेंगे, हर एक चीज मिलेगा। साथ में अंतिम में 15 टेस्ट भी दिया जाएगा, साथ में 699 का प्रैक्टिस एनसीईआरटी के माध्यम से प्रैक्टिस जो है बैच आपको फ्री में मिलेगा, केवल और केवल शिक्षक संकल्प के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो याद रखना है, ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, और इसमें सबसे प्रमुख गैस है CO2, जिसकी प्रतिशत है 0.03%। अगर मैं वायु का बात करूं, वायु, तो वायु का मतलब होता है एयर, और एयर में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है 78%। वहीं ऑक्सीजन जो है वो दूसरे नंबर पे पाया जाता है 21%। तीसरे नंबर पर आर्गन पाया जाता है 0.93%। चौथे नंबर पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। और ये सब को मिला देंगे तो 99.96% होता है। तो 0.04% में अदर गैस आपके आते हैं, अदर गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये सारे गैस आते हैं, याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है, याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है। पृथ्वी के घूमने से लगने वाला बल को क्या कहते हैं? यानी कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के गोल घूमने के कारण जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? क्या वायुमंडलीय दबाव, समदाब, कोरियोलिस, उपयुक्त सभी? जल्दी से बताइएगा। पृथ्वी के घूरने से, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका नाम है कोरियोलिस। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, इसे हम लोग ध्रुवीय पलायन बल भी कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स जो है किसके कारण लगता है? तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण लगने वाला। रोटेशन ऑफ द अर्थ का मतलब है घूर्णन। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला बल को, ये एक काल्पनिक बल है, काल्पनिक बल है, याद रखना है, काल्पनिक बल है, इमेजिनरी फोर्स है, याद रखना है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है। और ये इमेजिनरी फोर्स जो है ये सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है? तो ये सर्वाधिक जो है ध्रुवों पर, सर्वाधिक बल कहां देखने को मिलेगा? पोल्स पर, ध्रुवों पर, याद रखना है, ध्रुवों पर। और न्यूनतम, न्यूनतम कहां देखने को मिलेगा? सबसे कम न्यूनतम, याद रखना, इक्वेटर पर, यानी कि विषुवत रेखा पर सबसे कम कोरियोलिस बल। और यही कारण है कि इक्वेटर के सामने, जो इक्वेटर के पास जो है विषुवत, इक्वेटर मतलब क्या होता है? विषुवत के आसपास, के आसपास, आसपास चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है, चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता, यानी कि नो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, नो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, साइक्लोन नियर इक्वेटर, नियर इक्वेटर। तो इक्वेटर के आसपास विषुवतीय छात्रा में विषुवतीय क्षेत्र में कोई भी साइक्लोन नहीं होता है, कोई भी साइक्लोन। क्लियर है? डोलड्रम पेटी बन जाता है, बिल्कुल डोलड्रम। वेरी गुड सुभाष, वेरी गुड। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण,
ये वाला जो क्षेत्र है ये विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है, विषुवतीय क्षेत्र। यहां नो साइक्लोन जोन है, नो साइक्लोन जोन। कारण क्या है, यहां डोलड्रम बनता है, डोलड्रम, डोलड्रम यानी कि डोलड्रम यानी कि हाई लो प्रेशर। और ये ऐसा लो प्रेशर जहां कोई कोरियोलिस बल नहीं है, तो मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होगा, सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होगा। इसी के लिए आप देखते होंगे हमेशा जब भी न्यूज आता है, जब भी न्यूज आता है, आप एक ही बात देखते होंगे कि आंध्रा तट हुआ बर्बाद, उड़ीसा तट हुआ बर्बाद, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट हुआ बर्बाद। आप सुनते होंगे कि महाराष्ट्र तट हुआ बर्बाद, गुजरात तट हुआ बर्बाद। कभी आप सुने हैं कि केरल और श्रीलंका का तट हुआ बर्बाद? नहीं। कारण क्या है कि वहां ज्यादा चक्रवात नहीं आते हैं, याद रखिएगा, वहां ज्यादा चक्रवात नहीं आते हैं। जो भी श्रीलंका के नीचे वाले क्षेत्र में ज्यादा चक्रवात नहीं आते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। जल्दी से बताओ कि अश्व अक्षांश रेखा कितना डिग्री के बीच बनता है? अश्व अक्षांश रेखा, अश्व अक्षांश रेखा, हॉर्स लैटिट्यूड साथियों, हॉर्स लैटिट्यूड जल्दी से बताना है। हॉर्स लैटिट्यूड कितना डिग्री अक्षांशों के बीच बनता है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अश्व अक्षांश रेखा, हॉर्स लैटिट्यूड, कोई नहीं बता पा रहे हैं? चलिए आगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण। यह है हॉर्स लैटिट्यूड हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट याद रखना है, हाई प्रेशर बेल्ट होता है, हाई प्रेशर बेल्ट 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 उत्तर, 30 से 35 दक्षिण, अश्व अक्षांश और हॉर्स लैटिट्यूड। अगला क्वेश्चन है, डैश नुकीले शिखर वाला एक पर्वत जो समुद्र तल से उठता है, समुद्र के सतह तक नहीं पहुंच पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नुकीले शिखर वाला एक पर्वत, नुकीले शिखर वाला एक पर्वत जो समुद्र तल से तो उठता है लेकिन समुद्र के ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र के सतह से निकलने वाला, समुद्र के तल पर। 7 दाब पेटियां हैं, बिल्कुल सही बात है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी माउंट, सी माउंट हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। याद रखना है, इसे हम लोग सी माउंट कहते हैं, यानी कि समुद्र का पर्वत कहते हैं, जो समुद्र के अंदर तो होता है लेकिन ये ऊपर नहीं पार करता है। और जब सी माउंट जो है समुद्र के ऊपर चला आता है, इसी को हम लोग आइलैंड कहते हैं। तो जब सी माउंट समुद्र के सतह के ऊपर आ जाता है तो दिखने वाला भाग होता है, वही आइलैंड कहलाता है। तो हम लोग बस आइलैंड में इतना भाग देख रहे होते हैं, इतना भाग देख रहे होते हैं, एक्चुअल में वो अंदर समुद्र तल से है, समुद्र तल से है, याद रखिएगा, वो समुद्र तल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन से एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठंडी महासागरीय, केनारी, हम्बोल्ट, ओयाशियो, अगुल्हास। जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कोल्ड ओशन करेंट? नॉट कोल्ड ओशन करेंट, तो याद रखना है अगुल्हास इज द वार्म ओशन करंट, वार्म वार्म ओशन करंट है, ये वार्म ओशन करंट है। बाकी जितने भी हैं याद रखना है, ये तीनों ये आपके कोल्ड ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, एक ट्रिक बना देता हूं। ये अगर महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप, और ये है आपका दक्षिण महाद्वीप, दक्षिण महाद्वीप, ठीक है ना? दक्षिण महाद्वीप है ये, दक्षिण महाद्वीप। याद रखिएगा, उत्तर हो या दक्षिण, ये दोनों तरफ आपके इधर जो है, याद रखना है, ठंडी धारा हमेशा बाएं में ठंडी धारा चलेगी, बाएं में ठंडी धारा चलेगी, याद रखना है, बाएं में ठंडी धारा चलेगी। और दाएं में हमेशा, दाएं में हमेशा याद रखना है, दाएं में हमेशा गर्म धारा चलेगी। कोई भी महाद्वीप हो धरती पर, कोई भी महाद्वीप हो धरती पर, कोई भी महाद्वीप हो धरती पर, दाएं में गर्म धारा चलेगी महाद्वीप के, और बाएं में ठंडी धारा। तो आपको बस इतना रखना है याद कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका के बाएं हैं या दाएं हैं, कैलिफोर्निया बाएं हैं या दाएं हैं,
आपको ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट बाएं है या दाएं है। और अगर आपको ये रटा हुआ रहा तो आप आसानी से ये ट्रिक से बता सकते हो कि कौन सा ठंडी धारा है, कौन सा गर्म धारा है। क्योंकि कोई भी महाद्वीप हो, चाहे दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया, कोई भी हो, यूरोप, कोई भी हो, बाईं ओर ठंडी धारा, दाईं ओर गर्म धारा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न 10 क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है। हिंद महासागर से, तो आपको मैं बता देता हूं, हिंद महासागर से संबंधित क्या गुलहास करंट है? बिल्कुल है। मोजाम्बिक है। दक्षिण हिंद महासागर बिल्कुल है। बैंगवेला, बैंगवेला धारा नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। आपको मैं बता देता हूं कि यह अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ठीक है ना, ये अफ्रीका है। यहां एक देश है मोजाम्बिक, सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा, यहां एक देश है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक देश है। ये अगुलहास है, ये अगुलहास है, याद रखना है, अगुलहास है। यहां एक जगह है बैंगवेला, बैंगवेला, बैंगवेला है। यहां आपका और क्या हो जाएगा, हाँ ये मडागास्कर है, मेडागास्कर, मेडागास्कर है, ठीक है ना, मेडागास्कर। अब देखो एक तरफ है हिंद महासागर, एक तरफ कौन है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, और एक तरफ है दक्षिण अटलांटिक सागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर है और इधर है दक्षिण हिंद महासागर, ठीक है ना। अब देखो यहां से जो गर्म धारा जा रही है, यहां से जो गर्म धारा, तो एक गर्म धारा ऐसे जाती है और एक ऐसे जाती है, एक ऐसे जाती है और एक ऐसे जाती है। एक का नाम है मोजाम्बिक धारा, इस धारा का नाम क्या है? मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, ये गर्म धारा है, मोजाम्बिक गर्म धारा। दूसरे धारा का नाम है अगुलहास, अगुलहास गर्म धारा। और ये दोनों धाराएं जो हैं आपके हिंद महासागर में। और इस तरफ से, यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में बाएं में, देखिए मैं क्या बताया था, दाएं में सारा गर्म धारा और बाएं में ठंडा धारा। तो बाएं में जो ठंडा धारा है ये बैंगवेला से गुजरता है, इसी के लिए इसका नाम है बैंगवेला, बैंगवेला ठंडी धारा। तो बैंगवेला ठंडी धारा हिंद महासागर से जुड़ा हुआ नहीं है, अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, इसी के लिए इसका नाम क्या है? बैंगवेला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हां, सबसे बड़ा राम बाण इलाज, मैं कहता हूं ना कि जिसका इंतजार 4-5 महीनों से, लगभग सालों भर से कर रहे थे छात्र, आपको विश्वास नहीं होगा, जाओ जाकर के उन छात्रों से पूछो जो जिला दर्शन बैच पढ़ रहे हैं। केवल 299 में बिहार का 38 जिला का संपूर्ण विवरण, यानी कि बिहार को कर लो अपने मुट्ठी में। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर बिहार स्पेशल के लिए कुछ लेकर के आइए, 38 के 38 जिला पढ़ा देंगे तो बचेगा क्या? तो 38 जिला एक एक करके पेड बैच में हो रहा है, 6 जिले हो चुके हैं। देर मत करो, लाइव पढ़ने का मौका मत गवाओ, केवल 299 और आपका बिहार आपके मुट्ठी में रहेगा। आओ देखो, और अगर अच्छा लगा तो किस्मत बन जाएगा। जिला दर्शन बैच हमारे एप्लीकेशन द ऑफिसर्स अड्डा पे उपलब्ध है। तो लेट मत करो बउआ, मेरा काम है देना, लेना ना लेना तुम्हारा काम है। गल्फ स्ट्रीम क्या काम है? खाड़ी में एक नदी, एक धारा। जेट स्ट्रीम एक सतही धावा। जल्दी से बिल्कुल, थैंक यू एनके क्रिएशन, बिल्कुल मुझे पता है कि आप जो भी पढ़ेगा उसको अच्छा लगेगा। गल्फ स्ट्रीम, खाड़ी में एक नदी नहीं, समुद्री धारा बिल्कुल सही जवाब है। तो गल्फ स्ट्रीम याद रखना है, गल्फ स्ट्रीम जो है ये महासागर की, महासागर याद रखना है, महासागर की सबसे तीव्र धारा है, तीव्र धारा है, ठीक है ना, सबसे तीव्र धारा है, याद रखना है, सबसे तेज धारा। तो एक रैपिड फायर के साथ आज का सेशन में समाप्त करूंगा, एक रैपिड फायर के साथ आज का सेशन में समाप्त करूंगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए रैपिड फायर के लिए। सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल है, सभी लोग तैयार है? सभी लोग तैयार हैं? तो रैपिड फायर के साथ आज के सेशन का समापन होगा। 10 सवाल, देखते हैं कौन सारे लोग इसका सही जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला सवाल है
कि आपका किनारी धारा ठंडी धारा है या गर्म धारा है। किनारी धारा ठंडी या गर्म, तो आंसर है किनारी धारा ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया धारा ठंडी धारा है या गर्म धारा है। ठंडी धारा है या गर्म धारा है, आंसर है इसका कि ये एक ठंडी धारा है। ओयाशियो धारा, ओयाशियो धारा किस महासागर में चलने वाली धारा है। ओयाशियो धारा किस महासागर में चलने वाली धारा है, तो ओयाशियो धारा आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली धारा है। अगला है लैब्राडोर धारा। लैब्राडोर ठंडी धारा किस महासागर में चलने वाली धारा है, किस महासागर में चलने वाली धारा है, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा, फंडी की खाड़ी। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया। तो कितने लोगों का सारा सही हुआ, जल्दी से बताइएगा। तो आज का सेशन यहीं मैं रोकता हूं। आज का सेशन सारे दोस्तों को बता दीजिएगा कि कल से 6 बजे आ जाने के लिए, और जल्द ही मैं 9 बजे वाला सेशन भी शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार, थैंक यू।